नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर एंड एटीट्यूड की एक बेहद जरूरी और रोचक सीरीज। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में भी अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं? कोई इंसान शांत रहता है और कोई गुस्से से भर जाता है। इसका जवाब छुपा है मनोदृष्टि यानी एटीट्यूड में। मनोदृष्टि बताती है कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के बारे में क्या सोचते और क्या महसूस करते हैं, जबकि व्यवहार बताता है कि हम उस सोच के आधार पर क्या करते हैं। याद रखिए, एटीट्यूड सोच को नियंत्रित करता है, बिहेवियर क्रिया को दिखाता है। इसी वीडियो सीरीज में हम समझेंगे कि मनोदृष्टि कैसे बनती है, यह व्यवहार को कैसे बदलती है और इंसान के फैसलों पर इसका कितना गहरा असर होता है। दोस्तों, मनोदृष्टि कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है। यह हमारे मन के अंदर बनने वाली एक मानसिक प्रवृत्ति है। सरल शब्दों में, किसी चीज को पसंद या नापसंद करने का तरीका। किसी व्यक्ति को लेकर पहले से बनी सोच। मनोदृष्टि 3 प्रकार की हो सकती है: सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ। हमारी शिक्षा, अनुभव, परिवार और समाज, ये सभी मिलकर हमारी मनोदृष्टि को आकार देते हैं। यही वजह है कि एक ही घटना को दो लोग बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। अब सवाल आता है, व्यवहार क्या होता है? व्यवहार वो है जो हम करते हैं, जो लोग देख सकते हैं। मुस्कुराना, गुस्सा करना, मदद करना, झूठ बोलना, ये सभी व्यवहार के उदाहरण हैं। व्यवहार हो सकता है स्वैच्छिक या अनैच्छिक, सचेत या अवचेतन, आंतरिक या बाहरी प्रतिक्रिया। ध्यान रखिए, मनोदृष्टि अंदर होती है, व्यवहार बाहर दिखाई देता है। मनोदृष्टि सिर्फ सोच नहीं है, यह हमारे जीवन को दिशा देती है। इसके मुख्य कार्य हैं: 1 संज्ञानात्मक कार्य, दुनिया को समझने में मदद। 2 आत्मरक्षात्मक कार्य, अपने अहम और आत्मसम्मान की रक्षा। 3 व्यवहारात्मक कार्य, हमारे हाव भाव और क्रियाओं का निर्धारण। 4 उपयोगितावादी कार्य, क्या हमारे लिए लाभदायक है और क्या नहीं। 5 मूल्य अभिव्यक्ति कार्य, हमारे मूल्यों को दर्शाना। 6 सामाजिक पहचान कार्य, समाज में हमारी पहचान बनाना। क्या मनोदृष्टि बदली जा सकती है? बिल्कुल, मनोविज्ञान में इसके कई सिद्धांत हैं। हेडर का संतुलन सिद्धांत, रोजनबर्ग का भावात्मक संज्ञानात्मक सिद्धांत, फेस्टिंगर का कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी। जब हमारी सोच और व्यवहार में टकराव होता है तो मन तनाव महसूस करता है और उसी तनाव को कम करने के लिए हम अपनी मनोदृष्टि बदलते हैं। केलमन के अनुसार मनोदृष्टि 3 प्रक्रियाओं से बदलती है। 1 अनुपालन, कंप्लायंस, डर या लालच से बदलाव। 2 आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन, किसी को आदर्श मानकर बदलाव। 3 आंतरिककरण, इंटरनलाइजेशन, अपने मूल्यों के अनुसार बदलाव। ये सबसे स्थायी होता है। मनोदृष्टि बराबर सोच, व्यवहार बराबर क्रिया। मनोदृष्टि आंतरिक है, व्यवहार बाहरी है। मनोदृष्टि अनुभव से बनती है, व्यवहार परिस्थिति से बदलता है। पूर्वाग्रह बराबर बिना पूरी जानकारी के बनाई गई राय। भेदभाव बराबर उस राय को व्यवहार में बदल देना। पूर्वाग्रह मन में होता है, भेदभाव कार्य में दिखाई देता है। इसीलिए भेदभाव कानूनन अपराध है, लेकिन पूर्वाग्रह नहीं। सफल लोग लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य स्मार्ट होते हैं। S स्पेसिफिक, M मेजरेबल, A अचीवेबल, R रियलिस्टिक, T टाइम बाउंड। बिना लक्ष्य के जीवन बिना दिशा की यात्रा जैसा होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है: मानव व्यवहार और मनोदृष्टि। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही परिस्थिति में 2 लोग बिल्कुल अलग तरह से क्यों प्रतिक्रिया देते हैं? कोई शांत रहता है, कोई गुस्से में आ जाता है, कोई डर जाता है और कोई हिम्मत से काम लेता है। क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है मनोदृष्टि में। मनोदृष्टि और व्यवहार का मूल अर्थ सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए। दुनिया में कोई भी 2 इंसान बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, चाहे बात हो शरीर की, सोच की, बुद्धि की या व्यवहार की। हर इंसान अलग होता है। अक्सर लोग मनोदृष्टि और व्यवहार को एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
मनोदृष्टि का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या परिस्थिति के प्रति हमारे मन में बनी हुई सोच और भावना। यह एक मानसिक अवस्था है जो सीधे दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे फैसलों को नियंत्रित करती है। सरल शब्दों में कहें तो मनोदृष्टि बराबर सोचने और महसूस करने का तरीका। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र की मनोदृष्टि यह है कि मैं गणित में कमजोर हूं, तो वह डर के साथ पढ़ेगा और उसका प्रदर्शन भी वैसा ही होगा। व्यवहार, बिहेवियर क्या है? व्यवहार वो है जो हम करते हैं, जो लोग देख सकते हैं। मुस्कुराना, गुस्सा करना, मदद करना, झूठ बोलना, ये सभी व्यवहार हैं। यानी व्यवहार बराबर सोच का बाहरी रूप। एक बहुत मशहूर कथन है, एटीट्यूड डिसाइड्स योर थिंकिंग, बिहेवियर शोज योर एक्शंस। दोस्तों, मनोदृष्टि और व्यवहार आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं। मनोदृष्टि अंदर होती है, व्यवहार बाहर दिखाई देता है। मनोदृष्टि सोच को प्रभावित करती है, व्यवहार क्रिया को दर्शाता है। इसलिए कहा जाता है, आपका व्यवहार दुनिया को यह बताता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मनोदृष्टि एक ऐसी सीखी हुई मानसिक प्रवृत्ति है जिसके कारण व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ प्रतिक्रिया देता है। यह सीधे दिखाई नहीं देती, लेकिन हाव भाव, बोलने के तरीके, निर्णय में साफ नजर आती है। मनोदृष्टि जन्म से नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। इसके मुख्य कारण हैं परिवार, शिक्षा, समाज, अनुभव, वातावरण। बचपन में माता पिता का व्यवहार देखकर बच्चा वैसी ही मनोदृष्टि विकसित करता है। 1. सकारात्मक मनोदृष्टि, हर परिस्थिति में अवसर देखना। 2. नकारात्मक मनोदृष्टि, हर चीज में समस्या देखना। 3. तटस्थ मनोदृष्टि, न ज्यादा पसंद न ज्यादा नापसंद व्यवहार हो सकता है। स्वैच्छिक या अनैच्छिक, सचेत या अवचेतन, आंतरिक या बाहरी प्रतिक्रिया व्यवहार हमेशा परिस्थिति पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले मनोदृष्टि बदलनी होगी, क्योंकि सही मनोदृष्टि, सही व्यवहार, सही परिणाम। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे मनोदृष्टि के कार्य, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, बहुत आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। मानव व्यवहार और मनोदृष्टि मनुष्य के बारे में व्यापक रूप से स्वीकृत तथ्यों में से एक है कि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। चाहे शारीरिक बनावट अर्थात शरीर की संरचना, ऊंचाई, वजन, रंग आदि, या अमूर्त पहलुओं जैसे बुद्धि, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि के संदर्भ में। बहुत से लोग किसी व्यक्ति के व्यवहार को उसका रवैया मान लेते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे परस्पर जुड़े हुए हैं, वे इस अर्थ में भिन्न हैं कि रवैया दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किसी या किसी चीज के बारे में कैसा सोचता है या महसूस करता है। दूसरी ओर, व्यवहार किसी विशिष्ट क्रिया, व्यक्ति या पर्यावरण के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण विचारों को प्रभावित करता है, जबकि उसका व्यवहार क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो हमारे आज के विषय में हम दृष्टिकोण और व्यवहार के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतरों का पता लगाने जा रहे हैं। रवैया बनाम व्यवहार। मनुष्य के बारे में व्यापक रूप से स्वीकृत तथ्यों में से एक है कि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। चाहे शारीरिक बनावट अर्थात शरीर की संरचना, ऊंचाई, वजन, रंग आदि, या अमूर्त पहलुओं जैसे बुद्धि, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि के संदर्भ में। बहुत से लोग किसी व्यक्ति के व्यवहार को उसका रवैया मान लेते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे परस्पर जुड़े हुए हैं, वे इस अर्थ में भिन्न हैं कि रवैया दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किसी या किसी चीज के बारे में कैसा सोचता है या महसूस करता है। दूसरी ओर, व्यवहार किसी विशिष्ट क्रिया, व्यक्ति या पर्यावरण के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण विचारों को प्रभावित करता है, जबकि उसका व्यवहार क्रियाओं को प्रभावित करता है। मनोवृत्तियां सीखने की प्रक्रिया में अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन गहरी भूमिका निभाता है। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। सर्वाधिक प्रभाव बचपन में देखा जाता है।
जैसे माता पिता द्वारा बड़ों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के व्यवहार को देखकर बच्चा भी बड़ों के प्रति एक सम्मानपूर्ण मनोवृत्ति विकसित करता है। व्यवहार शब्द को स्वयं के संचालन के तरीके के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह अन्य लोगों के प्रति कार्य करने या स्वयं को नियंत्रित करने का तरीका है। यह किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति, प्रणाली या संगठन द्वारा स्वयं या उनके पर्यावरण के सहयोग से निर्धारित कार्यों, प्रतिक्रियाओं और तौर तरीकों की श्रेणी है। संक्षेप में, व्यवहार एक व्यक्ति या समूह की प्रतिक्रिया है, जैसे कि एक क्रिया, पर्यावरण या उत्तेजना, जो आंतरिक या बाहरी, स्वैच्छिक या अनैच्छिक, सचेत या अवचेतन हो सकती है। मनोवृत्तियों के प्रकार। 1. संज्ञानात्मक प्रकार्य। प्रत्येक मनुष्य को एक व्यवस्थित, अर्थपूर्ण तथा सार्थक ज्ञान की आवश्यकता होती है ताकि वह समाज, राष्ट्र तथा विश्व के बारे में बेहतर समझ बना सके और उनमें सामंजस्य स्थापित कर सके। इस आवश्यकता को पूरा करने में मनोवृत्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे चारों ओर असंख्य सूचनाएं मौजूद रहती हैं, जिनमें हम अनावश्यक सूचनाओं में न उलझें, इसके लिए संज्ञानात्मक मनोवृत्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2. आत्मरक्षात्मक प्रकार्य। यह मनोवृत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अहम तथा आत्मसम्मान की रक्षा करता है। इसके लिए कई मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं, जैसे प्रक्षेपण, औचित्य निर्माण, विस्थापन, दमन आदि। 3. व्यवहारात्मक प्रकार्य। मनोवृत्ति का प्रमुख उद्देश्य व्यवहार की अभिव्यक्ति है। मनोवृत्ति विभिन्न माध्यमों से प्रकट होती है, जैसे शरीर के हाव भाव, भाव भंगिमाएं आदि। इसलिए मनोवृत्ति के प्रदर्शन में इन सभी माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 4. उपयोगितावादी प्रकार्य। मनोवृत्ति का उपयोगितावादी प्रकार्य यह है कि वह वस्तु, व्यक्ति, विचार तथा विषय की उपयोगिता के आधार पर हमें यह बताती है कि हमारे लिए क्या अच्छा तथा क्या बुरा है। अर्थात जिस कार्य से व्यक्ति को लाभ या पुरस्कार मिलता है, उसे वह बार बार करने की कोशिश करता है, किंतु जिस काम से उसे दंड मिलता है, उससे वह बचने का प्रयास करता है। 5. मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार्य। मनोवृत्तियां हमारे मूल्यों को व्यक्त करने में हमारी सहायता करती हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं को बेहतर तरीके से समझ पाता है तथा यह समझ पाता है। 6. सामाजिक पहचान प्रकार्य। मनोवृत्तियों का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसके माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक पहचान मिलती है, जो व्यक्ति के अच्छे बुरे कार्यों पर निर्भर करती है। पिछले अनुच्छेदों में मनोवृत्ति परिवर्तन की संकल्पना, मनोवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों तथा मनोवृत्ति परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाले कारकों की चर्चा की गई। मनोवृत्ति परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, जैसे प्रश्नों के उत्तर इस अनुच्छेद में प्राप्त किए जा रहे हैं। इसकी सैद्धांतिक व्याख्या कई प्रकार से, अर्थात कई सिद्धांतों द्वारा की गई है। उन सभी सिद्धांतों का वर्णन यहाँ कर पाना संभव नहीं है, इसलिए मुख्य सिद्धांतों की ही चर्चा यहाँ की जा रही है। संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत की श्रेणी में कई सिद्धांत आते हैं। ये सिद्धांत असंगति को मनोवृत्ति परिवर्तन का कारण मानते हैं, क्योंकि असंगति एक विशेष मानसिक अवस्था उत्पन्न करती है, जिसे व्यक्ति बदलना चाहता है। असंगति व्यक्ति को बदलाव के लिए प्रेरित करती है और यह बदलाव मनोवृत्ति परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है। ये सिद्धांत भी मनोवृत्ति परिवर्तन तथा मनोवृत्ति दृढ़ता की व्याख्या करता है। इसका प्रतिपादन रोजेनबर्ग ने 1960 में किया था। जैसा कि पहले बताया गया है कि मनोवृत्ति के 3 घटक होते हैं: संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक। ये सिद्धांत इन तीनों घटकों को स्वीकार करता है, किंतु रोजेनबर्ग का सिद्धांत केवल 2 घटकों, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक को ही मुख्य मानता है। अर्थात ये सिद्धांत मनोवृत्ति के भावात्मक एवं संज्ञानात्मक घटकों के संबंधों पर ही अधिक बल देता है। रोजेनबर्ग का मानना है कि यदि मनोवृत्ति के भावात्मक घटक में परिवर्तन होता है तो उसके संज्ञानात्मक घटक में भी परिवर्तन होगा। इसका कारण यह है कि भावात्मक घटक में परिवर्तन होने पर संज्ञानात्मक घटक के साथ असंगति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है और वह इस तनाव को दूर करने के लिए संज्ञानात्मक घटक में परिवर्तन करता है। इसके परिणाम स्वरूप मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति के प्रति भावात्मक लगाव हो जाता है तो उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति भी परिवर्तित हो जाती है।
रोजेनबर्ग ने संज्ञानात्मक तत्वों के मापन के लिए एक विशेष तकनीक का प्रयोग किया, जिसे संज्ञानात्मक सूचकांक कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति उसके मूल्यों से कितनी संगत या असंगत है। संज्ञानात्मक असंगति मनोविज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्पना है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लियोन फेस्टिंगर ने 1957 में किया था। इसे संज्ञानात्मक विसंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कहा जाता है। यह सिद्धांत मनोवृत्ति के तीनों घटकों में से केवल संज्ञानात्मक घटक पर ही अधिक बल देता है। इसका मूल विचार यह है कि व्यक्ति के संज्ञान आपस में संगत होने चाहिए। जब संज्ञान परस्पर विरोधी हो जाते हैं तो व्यक्ति में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, जिसे वह कम करना चाहता है। उदाहरण, संज्ञान 1 परिश्रम सफलता की कुंजी है। संज्ञान 2 मैं बहुत आलसी हूं। इन दोनों संज्ञानों के बीच असंगति है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति या तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है या अपने विचारों में। दृष्टिकोण और व्यवहार के बीच का अंतर निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। मनोवृत्ति को एक व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में उसके सोचने या महसूस करने के तरीके को दर्शाती है। व्यवहार का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के अन्य व्यक्तियों के प्रति कार्यों, चालढाल, आचरण या क्रियाओं से है। एक व्यक्ति का दृष्टिकोण मुख्य रूप से उसके जीवन के अनुभवों और अवलोकनों पर आधारित होता है। दूसरी ओर, व्यक्ति का व्यवहार परिस्थिति पर निर्भर करता है। मनोवृत्ति व्यक्ति के आंतरिक विचारों और भावनाओं से संबंधित होती है, जबकि व्यवहार इन विचारों और भावनाओं की बाहरी अभिव्यक्ति है। सोचने या महसूस करने का तरीका व्यक्ति के दृष्टिकोण से परिलक्षित होता है, जबकि व्यक्ति का आचरण उसके व्यवहार से प्रतिबिंबित होता है। दृष्टिकोण को हम चीजों को देखने के तरीके के रूप में समझते हैं, जबकि व्यवहार सामाजिक मानदंडों द्वारा नियंत्रित होता है। यह स्पष्ट है कि व्यक्ति जो कुछ भी कहता या करता है, वह दुनिया को यह संदेश देता है कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। हमारी भावनाएं और विचार प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, किंतु हमारा व्यवहार हमारे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब होता है। पूर्वाग्रह और भेदभाव। समाज से पूर्वाग्रह और भेदभाव को कम करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, फिर भी ये आज भी विश्व भर में पाए जाते हैं। ये किसी व्यक्ति या पूरे समूह को गहरा मानसिक और शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सीमित अवसर और कभी-कभी हिंसा तक हो सकती है। लोग प्रायः इन दोनों के बीच भ्रमित हो जाते हैं, जबकि ये दोनों भिन्न अवधारणाएं हैं। पूर्वाग्रह की परिभाषा। पूर्वाग्रह का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से बनाई गई तर्कहीन राय, भावना या धारणा, जो पर्याप्त ज्ञान, तथ्य या अनुभव पर आधारित नहीं होती। यह प्रायः नकारात्मक होता है और जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, वर्ग या राष्ट्रीयता के आधार पर विकसित होता है। भेदभाव की परिभाषा। भेदभाव का अर्थ है व्यक्तियों या समूहों के साथ असमान व्यवहार करना। यह व्यवहार व्यक्ति की समूह सदस्यता, शारीरिक विशेषताओं, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, आयु, शिक्षा, भाषा आदि के आधार पर किया जाता है। भेदभाव पूर्वाग्रह की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। पूर्वाग्रह और भेदभाव के बीच अंतर। पूर्वाग्रह एक मानसिक धारणा है, जबकि भेदभाव उसका क्रियात्मक रूप है। पूर्वाग्रह विचारों और भावनाओं से जुड़ा होता है, जबकि भेदभाव व्यवहार से। पूर्वाग्रह अक्सर अचेतन होता है, जबकि भेदभाव सचेत या अचेतन दोनों हो सकता है। पूर्वाग्रह के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही संभव नहीं है, लेकिन भेदभाव के विरुद्ध कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, लक्ष्य को मापा जा सके। लक्ष्य यथार्थ और संभव होना चाहिए। लक्ष्य आपकी क्षमता और संसाधनों के अनुरूप होना चाहिए। लक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। लक्ष्य व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करते हैं। लक्ष्य ऊर्जा के सही उपयोग में सहायता करते हैं। लक्ष्य सफलता की परिभाषा स्पष्ट करते हैं। लक्ष्य निर्णय निर्माण में सहायता करते हैं। अर्नोल्ड एच. ग्लासगो के अनुसार फुटबॉल की तरह जीवन में भी तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता जब तक लक्ष्य स्पष्ट न हो।